शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि तेजस ने आदित्यराज से बहुत कम मात्रा में रक्त ऊर्जा निकाली थी, लेकिन जब उसने अगले दिन अपने शिक्षक को देखा तो वह सामान्य हो गया था। हालांकि जब आदित्यराज ने तेजस को देखा तो उसकी नजर में एक उल्लेखनीय बदलाव था। वह कैसे नहीं देख सकता था कि इस 8 साल के बच्चे में तीसरे दर्जे की ताकत है। लेकिन इससे आदित्यराज को कुछ राहत भी मिली। उसे राहत मिली कि तेजस की उससे लड़ने की इच्छा किसी बचकानी जिद से नहीं, बल्कि जन्मजात लड़ाकू प्रवृत्ति से उपजी थी। वास्तव में उसकी प्रतिभा इतनी चौंकाने वाली थी कि वह आदित्यराज के खिलाफ तब तक अपनी पकड़ बनाए रख सकता था जब तक कि वह पूरी ताकत से हमला न कर दे। न केवल बच्चे को विंड ब्लेड की क्षमता की गहरी समझ थी, बल्कि उसने नजदीकी मुकाबले में भी उल्लेखनीय कौशल दिखाया। सुबह आदित्यराज ने सांस्कृतिक पाठ जारी रखा और विद्यार्थियों को और भी अधिक सिखाया। तेजस ने ध्यानपूर्वक सुनना जारी रखा और लगन से पढ़ना लिखना सीखा। पाठ समाप्त होने के बाद आदित्यराज ने तेजस को फिर से ऊपर बुलाया। आदित्यराज ने कहा, तेजस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कल इसका जिक्र किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायद इतना स्पष्ट नहीं हो पाया। तेजस ने सिर हिलाकर जवाब दिया, कृपया आगे बढ़ें गुरुजी। आदित्यराज ने आगे कहा, हमारे पहले पाठ के दौरान मैंने आपको सामूहिक दंड की अवधारणा के बारे में समझाया था। आपको वह याद है ना? तेजस ने फिर सिर हिलाया। आदित्यराज ने कहा, मैं आपसे सामूहिक दंड के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं मौत से डरता हूं। मैं कई दशकों से जी रहा हूं, जिसे मनुष्यों के बीच बहुत पुराना माना जाता है, और अधिकांश लोगों की तुलना में मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। कम से कम मैं अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन बिता सकता था, और हमने साथ में एक अच्छा जीवन जिया है। हालांकि हमारे विंडवुल्फ टाउन में 27 जागीरदार हैं। प्रत्येक जीवित जागीरदार की ताकत कम से कम तीसरे क्रम या उससे अधिक है। आप पांचों को गिनने पर हमारे पास कुल 32 लोग हैं, और अगर हम में से एक भी संदिग्ध पाया जाता है तो हम सभी के लिए सामूहिक दंड हो सकता है। वह एक क्षण के लिए रुका, फिर गहरी सांस लेकर आगे बोला, कल आपने जिस शब्द रिडेम्पशन का जिक्र किया था उसके बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी ताकत को भी यथासंभव छिपाकर रखना चाहिए। आप युवा और आवेगशील हैं और आपको उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। कम प्रोफाइल रखना न केवल आपके लिए बल्कि हमारे विंडवुल्फ टाउन के सभी लोगों के लिए भी अच्छा है। क्या आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है? मैं समझ गया। तेजस ने गंभीरता से सिर हिलाया। आदित्यराज ने हल्की सी आह भरी और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे। खैर, वैसे भी तुमने मुझे कल हरा दिया और मैं अपना वादा निभाऊंगा। आज रात से तुम अभ्यास करने के लिए इस कमरे में आओगे। इस कमरे के अंदर पवन आत्मा पत्थरों से बनी एक सरणी है। हालांकि ये बहुत ही बुनियादी है, लेकिन ये मेरी ओर से वर्षों के प्रयास का परिणाम है। अभ्यास करने के लिए हर दूसरे दिन यहाँ आओ, और यह तुम्हें वायु तत्व की अपनी समझ को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह तुम्हारे पवन भेड़िया परिवर्तन के प्रभावों को भी सुधार देगा। यह तथ्य कि तुम्हारे पास केवल 8 साल की उम्र में ऐसी क्षमताएं हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारी क्षमता अद्वितीय है। अपने शिक्षक की बात सुनो। जितना संभव हो उतना कठिन परिश्रम करो और भविष्य तुम्हारे लिए बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। हाँ, तेजस ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। आदित्यराज ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए कहा, क्या आपके पास कहने या पूछने के लिए कुछ है? तेजस ने उत्तर दिया, गुरुजी, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको पवन ब्लेड को नियंत्रित करने की तकनीक दिखाऊं? आदित्यराज का मुंह फड़क उठा। जाहिर है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यह पूछेगा। फिर भी उसने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए ही हिचकिचाहट दिखाई। जरूर, हालात ऐसे हैं कि मेरे लिए 5वें स्तर तक पहुंचना काफी मुश्किल है। विंडवुल्फ कबीला मुझे उचित तकनीक नहीं देगा। इसके अलावा हमारे वंश की शक्ति अंततः सीमित है, और इस शहर में सबसे मजबूत विंडवुल्फ वंश के भी कई वंशज नहीं हैं। कुछ तकनीकें सीखने से भी यह थोड़ा बढ़ सकता है। तो हाँ, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। तेजस ने पूछा, गुरुजी, क्या वंश सुधारने का कोई उपाय है? आदित्यराज ने उत्तर दिया, कुछ तरीके तो होने चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मैंने सुना है कि राक्षस और अप्सराएं मरने से पहले उच्च श्रेणी के सदस्य के रक्त वंश का सार निम्न श्रेणी के सदस्य को देकर अपने वंश में सुधार कर सकती हैं। जहां तक हम मनुष्यों का सवाल है, तो ये सोचने लायक भी नहीं है।
राक्षस और अप्सराएं अपनी उच्च श्रेणी की शक्ति हमें कैसे दे सकती हैं? तेजस ने पूछा। क्या होगा अगर हम इसे जबरदस्ती छीन लें? क्या यह संभव है? आदित्यराज का दिल धड़क उठा। तुम्हें यह बात किसने बताई? क्या वह व्यक्ति जिसने तुम्हें पढ़ाया था? तेजस ने सिर हिलाया। उसे अंदाजा था कि यहां भी कुछ लोगों में राक्षसों और अप्सराओं को उनके वंश से अलग करने की क्षमता है, लेकिन अब उसे किसी पर इस तरह से भरोसा करना था कि वह पकड़ा न जाए, और वह कोई लालित ही होना चाहिए। आदित्यराज ने कहा, शायद यह संभव है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूं। रिडेम्पशन सोसाइटी के लिए शायद। वह अचानक रुक गया और फिर अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने वे 2 शब्द कहे। याद रखें, इस बारे में बात न करें, खासकर जब आप बाहर हों। किसी से भी इसका जिक्र न करें। गुरुजी, अपने चेहरे पर कोमलता बढ़ती है, यह दर्दनाक होगा, तेजस ने मजाक में कहा। उसका मुंह हिल रहा था। आदित्यराज ने छल्लाकर कहा, ठीक है छोटे बदमाश, क्या अब तुम मुझे सिखाओगे? मैं तुम्हारी पवन ब्लेड को अदृश्य बनाने की विधि सीखना चाहता हूं। तेजस ने सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, पवन ब्लेड को नियंत्रित करना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको पवन ब्लेड को उसका सबसे बड़ा लाभ, गति का उपयोग करने के लिए तैयार करना होगा। वायु तत्व ही गति के लिए सबसे अच्छा बढ़ावा है। तो आप देखते हैं कि शैडोलेस विंड ब्लेड गति की नींव पर बनाया गया है। आज मैं आपको कुछ बुनियादी तकनीक सिखाता हूं। पहली तकनीक को फ्लिकिंग डार्ट कहा जाता है, जो पवन ब्लेड की गति को अधिकतम कर सकती है। एक बार जब आप फ्लिकिंग डार्ट में महारत हासिल कर लेते हैं, तो मैं आपको स्पाइरलिंग हेड तकनीक सिखाऊंगा। इन 2 तकनीकों को सीखने के बाद ही आप शैडोलेस विंड ब्लेड का प्रयास शुरू कर सकते हैं। आदित्यराज ने उन्हें इतने आत्मविश्वास के साथ समझाते हुए सुना कि वे अभिभूत हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने इतनी सारी तकनीकें कैसे सीखी? पिछली रात की खामोशी का मतलब न केवल तेजस की रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के चौथे क्रम में सफलता थी, बल्कि आदित्यराज की सुरक्षा और स्वीकृति भी थी। इससे बदले में तेजस के अपने गुरु के प्रति सम्मान और भी मजबूत हो गया। गुप्त विद्या की मूल तकनीक सिखाना शुरू किया। आयुध संप्रदाय का गुप्त शस्त्र 100 वियोग। आदित्यराज का नियंत्रण कौशल उत्कृष्ट था, वास्तव में अधिकांश वुल्फ डेमन से बेहतर। परिणाम स्वरूप उन्होंने तेजी से सीख लिया। सुबह की कक्षाओं के अंत और दोपहर के भोजन के बीच का समय वह समय बन गया जब आदित्यराज तेजस से सीखते थे। हालांकि भाइयों और हिमांशी की नजर में ऐसा लग रहा था जैसे आदित्यराज तेजस को व्यक्तिगत रूप से विशेष शिक्षा दे रहे थे। चारों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। हिमांशी को तेजस के सबसे करीब महसूस हुआ क्योंकि वे सबसे कठिन समय में एक साथ थे। जहां तक वांग भाइयों की बात है, वे उम्र में बड़े होने के कारण अवचेतन रूप से मानते थे कि 8 वर्षीय तेजस को शिक्षक से अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अन्यथा वह 3 साल बाद होने वाले मूल्यांकन में पास नहीं हो पाएगा। और जब तेजस ने पहली बार वायु तत्व समूह के अंदर साधना की, तो इस दुनिया के बारे में उसकी समझ और गहरी हो गई। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, कमरा एक नरम हरे रंग की आभा से भर गया और कोने में पवन आत्मा पत्थरों से वायु तत्व की कोमल लहरें बहने लगीं। हालांकि केवल वायु तत्व ही अधिक सांद्रता में था, फिर भी इसने कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना अधिक सघन बना दिया। ऊर्जा की यह संपदा तेजस की रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की साधना के लिए अत्यंत लाभकारी थी, लेकिन वह रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को विकसित करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने यहां वायु तत्व को महसूस करने की कोशिश की। अपने पिछले जन्म में अपनी असीम दिव्य शक्ति और दिव्य चेतना के साथ किसी भी तत्व को नियंत्रित करना एक सहज कार्य था। इस जीवन में सब कुछ बदल गया था बिल्कुल शुरुआत से, और उसे सब कुछ फिर से सीखना और अनुभव करना था। यहां वायु तत्व अविश्वसनीय रूप से हल्का था, जिसकी सुगंध कोमल और ताजगी भरी थी। जब तेजस ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उससे संवाद करने का प्रयास किया, तो वायु तत्व स्वाभाविक रूप से तरंगित हुआ और अस्वीकृति की भावना पैदा हुई। यह उसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ।